मेरी शादी होते ही मैं घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में मुझे अपने कमरे में बैठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती एक गांव में एक अनपढ़ से करवा दी। मैं अपनी किस्मत को कोसती रही और कर भी क्या सकती थी। मैं घर वालों के सामने बेबस थी। इस शादी से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैं अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। जब शाम को मेरा पति राजेश मेरे पास आया तो मेरे चेहरे पर बेरुखी छाई थी। मैंने हल्का सा उसकी तरफ देखकर अपनी नजरें झुका ली क्योंकि वो देखने में बिल्कुल गंवार लग रहा था। मुस्कुराने से उसके दांत भी बाहर निकल रहे थे। मेरे पास आकर बैठ गया और कुछ देर तक मुझे बड़े ही प्यार से देखता रहा। मुझे उसका इस तरह देखना भी बुरा लग रहा था। मुझसे कहने लगा, मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत पत्नी मिली है। मैंने उसकी इस बात को सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, और मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गया। उसे शायद मेरे मुंह से इस तरह की बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी। मेरे माँ बाबा ने मेरे मना करने के बाद भी मेरी शादी गांव के एक किसान से कर दी। मेरे घर वालों का कहना था कि लड़का बहुत ही समझदार और नेक दिल का है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन उनकी धन दौलत के आगे मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं थी। मेरे अंदर बहुत जलन हो रही थी जो मेरे चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मेरे पति पर अपनी सारी भड़ास निकाल दूं। मेरी इस तरह की बातें सुनकर हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद मुझसे कहने लगा, सीमा क्या बात है, तुम इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है? मैं सख्ती से कहने लगी, अगर बात किसी चीज के मना करने की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। पहले जाकर खुद को आईने में देखो और फिर मुझसे कहना, क्या मैं इतनी पढ़ी लिखी लड़की होते तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ? मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ शादी करवा कर मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। यह कहकर मैं रोने लगी। वो मेरे सामने खामोश सा बैठा था। मैंने रोते हुए कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। मेरी यह बात सुनकर वह मेरे पास से खड़ा हो गया और कहने लगा, सीमा ये क्या कर रही हो, होश में तो हो? मैंने कहा, हाँ मैं होश में ही हूँ, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? सही तो कह रही हूँ, जिसे मैं पसंद करती हूँ वो तुमसे दिखने में कई गुना अधिक खूबसूरत है। यह सुनकर वो नमा के लिए बाहर चला गया। उदास सी बेटी अपनी किस्मत पर रो रही थी। जब राजेश दोबारा कमरे में आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वह रोकर वापिस आया था। उसने मुझसे नजरें फिरा ली और कहीं खो सा गया। मैं अपने कपड़े बदलने वॉशरूम चली गई। जब मैं कपड़े बदल कर वापिस आई तो वह फर्श पर चादर बिछाकर सो चुका था। मैं भी बिस्तर पर जाकर लेट गई। कुछ दिनों तक हम दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता और शाम तक थका हारा वापस घर पहुंचता। उसके कपड़े और चेहरे पर मिट्टी लगी देखकर मुझे उससे घिन होने लगती। मैं उसकी तरफ देखकर मुंह फेर लेती थी। राजेश मेरा इस तरह का व्यवहार देखकर मुझसे बिना कुछ कहे कमरे में चला जाता। मेरी मजबूरी थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों तक मैं थोड़ा बहुत खाकर खड़ी हो जाती। राजेश शायद समझ गया था, इसलिए वो पेट भर खाना खाने से पहले ही उठ जाता था। मुझे मेरे पति से कोई मतलब नहीं था कि वो भूखे हैं या नहीं। मेरी वजह से उसे रोटी भी नसीब नहीं होती थी। सारा दिन भूखे पेट खेत में जाकर काम करता और शाम को थका हारा घर आ जाता। मुझे तो हर वक्त इससे पीछा छुड़ाने की लगी रहती थी। जब मुझे ज्यादा दिनों तक रहा नहीं गया तो मैंने अपना सामान बांध लिया और राजेश से कहा, मुझे अपना फोन दो, रवि से बात करनी है। बात सुनकर वो मुझे हैरानी से देखने लगा, लेकिन मैंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। मैंने उसकी जेब से फोन निकाल कर रवि को फोन लगाया और आप बीती बताई। राजेश का भी मुझे अब कोई डर नहीं था। वो खामोशी से जमीन पर लेटकर मेरी बातें सुन रहा था। मेरी काफी देर तक रवि से बात चलती रही। अब तो ये रोज का काम हो गया था। प्रत्येक दिन रवि से फोन पर बातें करने लगी। रवि मुझसे अब भी शादी करने को तैयार था। मैं रवि से बातें करती करती कमरे से बाहर निकल आई। क्योंकि सब लोग अपने अपने कमरे में सोए थे, इसलिए मुझे कोई डर भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक से पीछे से आकर किसी ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरा देवर मुझे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, बेशरम औरत, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? तू शादी होने के बाद भी आशिक से बात कर रही है। मुझे बातों बातों में कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे देवर ने सब कुछ सुन लिया है। देवर के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग हमारे पास आ चुके थे। मेरा पति भी कमरे से उठकर बाहर आ गया। राजेश ने मेरे देवर से कहा, क्या हुआ, इतनी रात गए क्यों चिल्ला रहे हो? उसने सबके सामने मेरी सच्चाई कह दी। मुझे लगा कि अब मेरा इस अनपढ़ से पीछा छूट जाएगा और यहाँ से निकलने के बाद रवि से शादी कर लूंगी। लेकिन राजेश ने सबके सामने मेरे देवर की बातों पर यकीन ना करते हुए उसे गलत ठहरा दिया। कहने लगा, मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है, वो अपनी किसी दोस्त से बात कर रही थी और मेरी इज्जत भी करती है। राजेश कहने लगा,
आगे से याद रखना, अगर दोबारा किसी ने मेरी बीवी के चरित्र पर शक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन मुझे उनकी बातों को सुनकर गुस्सा आने लगा। जब वो कमरे में आया तो मैं गुस्से से कहने लगी, तुम होते कौन हो मेरे बारे में यह सब कहने वाला? अच्छा भला तुमसे पीछा छुड़ रहा था। जब मैं यहाँ से चली जाती तो मेरे घर वालों को मजबूरन मेरी शादी रवि से करवानी पड़ती। आखिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? यह सब होने के बाद भी मुझे अपने पास क्यों रखा? वो मुझसे कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ किसी भी हाल में नहीं रहना चाहती, अब भी मैं तुम्हारी इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि तुम अपने माँ बाप की नहीं बल्कि मेरी भी इज्जत हो। मैं सारे इल्जाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि कोई तुम्हें गलत ना कह सके। कुछ दिनों में तुम्हें खुद में अपने साथ लेकर जाऊंगा। अगर वो लड़का तुम्हें बिना किसी एतराज के तुमसे शादी कर लेगा तो मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ आऊंगा और तलाक ले लूंगा ताकि कोई तुम्हारे चरित्र पर उंगली ना कर सके। मेरे पति की इस बात को सुनकर शादी के बाद आज पहली बार मेरे चेहरे से खुशी झलक रही थी। वो अनपढ़ जरूर था, लेकिन इज्जत क्या होती है अच्छी तरह जानता था। कुछ दिन बाद राजेश मुझे रवि के पास ले आया। मैंने उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया। वो खामोशी से वापस गाँव चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया तो रवि बाहर निकला और हल्का सा मुस्कुराने लगा। मैं खुशी से घर के अंदर दाखिल हुई, मगर घर में उसके अलावा कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने रवि से पूछा, सब घर वाले कहाँ चले गए? तो वो कहने लगा, चलो अंदर चलकर सब कुछ बताता हूँ। मैं उसके साथ कमरे के अंदर चली गई। जैसे ही कमरे के अंदर मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि कोई व्यक्ति अंदर बैठा है। मुझे देखकर वह कहने लगा, रवि तुमने तो बड़ी खूबसूरत लड़की का इंतजाम किया है। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि रवि उस व्यक्ति से मेरे जिस्म का सौदा कर रहा था। जैसे ही रवि मुझे जबरदस्ती अंदर धकेलने लगा तो मैं उसे छुड़ाकर भाग निकली। राजेश अभी इतनी दूर नहीं गया था। मैंने राजेश को मदद के लिए आवाज लगाई तो वह पीछे मुड़कर देखने लगा। मैं जल्दी से भागकर उसके गले से लिपट गई। राजेश को देखकर वो दोनों वहाँ से भाग गए। मुझे पहली बार राजेश के साथ अपने किए का एहसास हो रहा था। मैं उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वो अनपढ़ होकर भी मेरे काबिल निकला। मैं उसके सामने शर्मिंदगी महसूस करने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे आपके साथ वापस गाँव जाना है। मेरी इस बात को सुनकर उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा। मेरे घर वालों ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा हमसफर चुना था, लेकिन मैं खुद ही अपने घर को बर्बाद करने पर तुली थी। मगर समय रहते मुझे इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया। राजेश मुझे बिना कुछ कहे अपने साथ वापस गांव ले आया। मैं सोच रही थी कि कितना भला इंसान है जो मेरे इतना कुछ करने के बाद भी वापस अपने साथ रखने के लिए तैयार है। मैं खुद को कोसती रही। अब भी वह थोड़ा बहुत खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने उससे कहा, आप खाना पेट भर क्यों नहीं खाते? मेरी बात पर राजेश ने मुझे हैरानी से देखा और वहीं बैठकर चुपचाप खाने लगा, क्योंकि अब मुझे अपने पति की फिक्र होने लगी थी। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए अपने पति के सामने नजरें झुकाए अपनी गलतियों की माफी मांगने लगी। लेकिन अब भी वह खामोश सा था। काफी रात गए कमरे में आता और मेरे पास बेड पर ना सोकर नीचे जमीन पर ही चादर तानकर सो जाता। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, राजेश मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। मैं उसके सामने रोते हुए अपने किए की माफी मांग रही थी, लेकिन वह अब भी कुछ नहीं बोल रहा था और अपनी चादर ओढ़कर जमीन पर ही सो गया। मैंने अपने पति से कहा, आप यहाँ नहीं बल्कि बेड पर मेरे पास सो जाइए। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने आपका दिल दुखाया है, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि शायद आज वो मेरी गलती को बुलाकर मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन ना जाने वो मुझे क्यों डरावनी नजरों से देख रहा था। उसका यूं खामोश रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमारी शादी को 4 महीने बीत चुके थे, मगर शादी के बाद मैंने राजेश के साथ यह सब करके उसे पत्थर दिल बना दिया था। वो मुझे कुछ कहने की बजाय सिर्फ देख रहा था और कुछ देर बाद सो गया। जैसे ही सुबह हुई तो उसने चंद कागजात मेरे हाथ में थमा दिए। यह देखकर तो जैसे मेरी सांसें सी थम गई। मैं जोर जोर से रोने लगी और राजेश से कहा, मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। वो मेरी इस बात पर कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इसे पढ़कर साइन कर देना। यह कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मुझे नहीं मालूम था कि आदमी के मन से गिरने के बाद औरत अपनी गलतियों की जितनी चाहे माफी मांग ले, लेकिन उसको दोबारा से अपने पति के दिल में वो इज्जत नहीं मिलती। मैंने सोच लिया कि शाम को जब राजेश मेरे पास आएंगे तो मैं उनके आगे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी, लेकिन तलाक के पेपर पर साइन नहीं करूंगी। रात को जब वो मेरे कमरे में आया तो मैं उसके पैरों में बैठ गई और रोते हुए उससे माफी मांगने लगी। उसने मुझे पकड़कर खड़ा किया और कहने लगा, अगर तुम मेरे दिए हुए कागजात को एक बार खोलकर देख लेती तो ऐसे नहीं रोती। वो कोई तलाक के कागज नहीं है। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अलमारी से उस कागज को निकाल कर देखा तो वो कोई तलाकनामा नहीं
बल्कि जमीन जायदाद के कागज थे। मैंने हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, आप सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहे हो? कहने लगा कि तुम इस घर की बहू और मेरी बीवी हो। मैं कल किसी काम से शहर जा रहा हूँ और कुछ दिनों तक वापस नहीं आ पाऊंगा। यह कहकर जबरदस्ती मुझसे साइन करवा लिए और अगली सुबह जल्दी शहर की तरफ चले गए। मैं उनके वापस आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरा पति इंतजार करने के बाद शहर से वापस तो आया, लेकिन घर में शोर मचा गया था क्योंकि शहर से सिर्फ राजेश की लाश आई थी। यह देखकर तो मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। खुद के पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मेरे पति का एक दोस्त उनके मर्द शरीर को लेकर वापस गाँव आया था। मेरी तो दुनिया ही खत्म सी हो गई थी। उसने बताया कि पिछले कुछ महीनों से राजेश दिल का मरीज था। ना जाने शादी के बाद उसे क्या हो गया था। वह दिन ब दिन गहरे सदमे में चला गया और उस सदमे से बाहर ना निकल पाने के कारण उसकी सांसें थम गई। यह सुनते ही मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। मुझे अगले दिन कुछ होश आया तो राजेश के दोस्त ने मुझे एक चिट्ठी दी और कहा, यह राजेश ने आपको देने के लिए बोला था। यह सुनकर मुझे एक और झटका लगा। मैंने अपनी सास को जब बताया कि राजेश तो अनपढ़ था, फिर यह चिट्ठी कैसे लिख सकता है। मेरी इस बात को सुनकर मेरी सास ने मुझे हैरानी से देखा और फिर कहा, तुम्हें यह किसने कहा कि वह अनपढ़ था, बल्कि वह तो पढ़ा लिखा था। यह सुनकर मैं दंग रह गई क्योंकि शादी से पहले मैं कभी गाँव में नहीं रही थी, इसलिए मुझे लगा कि खेतों में काम करने वाले सब अनपढ़ ही होते हैं। मेरी सास मुझे कहने लगी, राजेश तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता था। आज तक मुझे मेरे पति ने यह नहीं बताया था कि मैं अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़ा लिखा हूँ। उस चिट्ठी में लिखा था, मुझे माफ कर देना सीमा, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। यह जरूरी तो नहीं था कि सब कुछ बताया जाए। मैं तुम्हें बचपन से बहुत पसंद करता था और शादी करना चाहता था। शायद मेरी ही गलती थी जो तुम्हें बिना समझे मोहब्बत कर बैठा, इसलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं आज तक कभी रोया नहीं था। मैंने हर मुसीबत का डटकर मुकाबला किया, लेकिन उस दिन मैं हिम्मत हार गया। इसलिए जब तुम अपने यार से मेरे सामने प्यार भरी बातें कर रही थी तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। इस वजह से मैं गहरे सदमे में चला गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब दिल का मरीज बन चुका हूँ। मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया ताकि मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैं रोते हुए सोच रही थी, ये मैंने क्या कर दिया। अपने या तो अपने पति की जान ले ली। आज राजेश को इस दुनिया से गए हुए 40 साल बीत चुके हैं। आज मुझे समझ आया था कि काश इतनी मोहब्बत मेरे पति से पहले करती तो शायद मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने अपनी खुशियों को खुद के हाथों में मार डाला था। जो लड़कियां अपनी पढ़ाई पर गुरूर करती है और अपने पति को अपने साथ रखकर शर्मिंदगी महसूस करती है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अपने पति की इज्जत करो, क्योंकि कोई गैर मर्द तुम्हें अच्छी जिंदगी और मोहब्बत नहीं दे सकता। काश की यह बात मैं पहले समझ जाती तो शायद मेरा घर बर्बाद ना होता।